अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसी फॉरेस्ट अकेडमी में वेलकम। सबसे पहले मैंने 2 दिन पहले भी अपने इंट्रोड्यूस भी कराया था, तारिक भी थे, तो आज आप न्यू मेंबर हैं। आपसे जैसे बात हुई थी, इंशाल्लाह हम फॉरेस्ट से फे से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको सीखेंगे और सीन तक इसका एंड करेंगे। अ, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि फॉरेक्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी हलचल मची हुई है, लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। कोई क्रिप्टो पे कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ पे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम फॉरेक्स में जा रहे हैं, तो हमें फॉरेक्स का पता भी हो कि फॉरेक्स चीज़ क्या है। एक्चुअली फॉरेक्स का नाम दिया है, लोग क्रिप्टो के ट्रेडिंग का नाम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बैलेंस भी आ जाती है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज भी आ जाती हैं, उनकी भी ट्रेडिंग होती है। लेकिन फॉरेक्स इन तमाम चीज़ों से हट के है एक चीज़, इसका कंसेप्ट भी एक सेपरेट ही है। तो फॉरेक्स को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। सब चीज़ इनके वर्थ क्या है फॉरेक्स की, और फॉरेक्स की दुनिया के अंदर इसका प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मरियम, हेलो। मेरे ख्याल से उन्होंने की हुई है, बड़ा कोई मसला नहीं है। तो हमजा भाई, आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी जी भाई, आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। तारिक भाई, आप भी क्लियर है ना? अच्छा, तो व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स मैं अगर ऐसे थोड़ा सा वर्बली आपको समझाऊंगा ना, तो थोड़ा सा मे भी आपको समझ आए। तो इसमें एक बुक है, मैं वो थोड़ा सा बुक को डिफाइन कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको साथ में रीडिंग और साथ में मैं समझाता भी जाऊंगा, तो वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फॉरेस्ट ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इसको पढ़ना आगे से तो भेज देता हूँ मैं। ब्रो बहुत ना बेसिक लेवल से समझाइएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू मैं से। आपको स्टार्ट से ही। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स होता क्या है? जैसा कि वक्त गुजरने के साथ आप देख बड़े रहे हैं कि इंसानी तर्ज माशरत तब्दीलियाँ इतनी आती हैं कि इंसान के लिए नए नए तरीके इख्तियार करता है इंसान। तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज, इस फॉरेक्स के अंदर आता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज आम आदमी की दिलचस्पी और रसाई के बाद फॉरेक्स को मुतारफ करवाया गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा पुरानी नहीं, मगर सिर्फ बैंकों और माली इदारों तक महदूद थी। इंटरनेट की आम आदमी तक रसाई के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए गए। सैकड़ों ब्रोकर्स भी वजूद में आ गए, एक बटन दबाने से गैर मामूली आमदनी शुरू करने वाले मिलीनियर बनने जैसे पुरकशिश इश्तिहारात ने अवाम उन्नास को बड़ी तादाद को अपनी तरफ अवगत किया। तो ये एक छोटी सी उन्होंने इसकी तफसील लिखी है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में शेयर भी कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये दुनिया का इस वक्त देखा जाए तो फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है इस टाइम। ठीक है, दुनिया का सबसे जो बड़ा बिजनेस है वो इस टाइम फॉरेक्स माना जाता है, जिसके अंदर आप अपने सरमायाकार करके आप घर बैठ के आराम से, अगर आपको लालच नहीं करते और आप इसको फंडामेंट इसकी चीज़ें को आप पता है, आपने एक प्रॉपर लर्न किया हुआ है, इसको कोर्स किया हुआ है, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा पैसा इसके साथ कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके पता होना चाहिए कि फॉरेक्स चीज़ है क्या। ठीक है, व्हाट इज फॉरेक्स। जैसे ये इसमें बताया कि आप अगर फर्ज किया कहीं दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते, जिस तरह आप गए हुए हैं, आप बता रहे थे चाइना गए हुए हैं, तो हम अक्सर किसी जी जी कंट्री में जाते हैं, तो हम देखा एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे करेंसी की जो शॉप्स बनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जाके जिस कंट्री में जा रहे हैं उस तरह वहाँ की करेंसी हम खरीदते हैं। ऐसा होता है ना, जो हम पाकिस्तान से जा रहे जी हैं, हम पाकिस्तानी रुपीस उनको देते हैं, और वहाँ से लेते क्या है हम, जो जहाँ की करेंसी हमें ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। अब इन करेंसी का बिल्कुल जो एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, एक्सचेंज को, तबादले को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन ठीक फॉरेन ठीक। की जो हमने करेंसी जिसको, और इसको पूरे को उन्होंने दे दिया फॉरेक्स का नाम दे दिया, इस शॉर्टकट। ठीक है, मेन मकसद ये है कि आम करेंसी का जो आपस में तबादला करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक है, उसको एक्चुअली फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, एक, क्योंकि ये फिजिकली होता है, ठीक है, वो एक या दो बंदों के दरमियान में हो रहा है, लेकिन जब हम इसको ह्यूज लेवल पे ऊपर करते हैं, मल्टी लेवल के ऊपर करते हैं, एक बड़े लेवल पे करते हैं, तो वो हम उसके लिए हमें कुछ प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो हम फिजिकली नहीं जा सकते हर मुल्क के अंदर कोई ट्रेड करने के लिए, हर करेंसी के लिए। तो हम उसको अगर चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज का एक ही जगह पे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक्सचेंज करें, ठीक है,
तो उसके लिए हमें कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ते हैं। एक्चुअली है वो फॉरेक्स ही, ठीक है, उसको उन्होंने फॉरेक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये पढ़ भी सकते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है। तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई रोजाना $5 ट्रिलियन का इस मार्केट में लेन देन होता है, जबकि दुनिया के सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट न्यू स्टॉक एक्सचेंज है, रोजाना तकरीबन $22.4 मिलियन का लेन देन होता है। इस स्टॉक एक्सचेंज हर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होता है कि हर कंट्री का एक अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, हर मुल्क का, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज, तो इन कंट्रीज पे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इनको मिला के एक बड़ी, जिसको हम आम जबान में आलमी मंडी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम आलमी मंडी के साथ ही काम कर रहे होते हैं, ये सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज मिलकर जब काम कर रहे होते हैं एक आलमी मंडी बन जाती है। तो इसमें होता ये है कि इस स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है ना, इसके सेशन बना दिए, ठीक है। एक सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। एक सेशन होता है लंदन सेशन, और उसके बाद क्या होता है टोक्यो सेशन, ठीक है। इसके 3 इन्होंने सेशन बना दिए। आगे ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर $5 ट्रिलियन का एक दिन का बिजनेस होता है, ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि इसके अंदर $5 ट्रिलियन अहमद भाई वेलकम, $5 ट्रिलियन का इसमें कारोबार होता है डेली का। तो इसमें 3 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसको डिवाइड किया गया हिस्सों के अंदर, जो कि 24 घंटे के दौरान अपने अपने टाइम में ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, और इसके अंदर कारोबार होता रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 3 हिस्सों में स्टॉक एक्सचेंज को डिवाइड किया, एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, और एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो न्यूयॉर्क के एरिया में आ जाती हैं चीज़ें, सिटी के अंदर है, उसमें $22.4 बिलियन का एक दिन के अंदर सेल परचेज होती है, उसके अंदर वर्क होता है इसके। और टोक्यो एक्सचेंज के अंदर 18.9 बिलियन डॉलर, और इस तरह $7.2 बिलियन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होती है। समझ आ रही है आपको? किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बीच में रोक सकता है, सवाल पूछ सकता है। हमजा भाई? जी जी ब्रो, आ रही समझ। हाँ, तो फॉरेक्स में आखिर सवाल पैदा होता है कि फॉरेक्स का हमें पता चल गया कि फॉरेक्स, ठीक है, एक्सचेंज का नाम है, इसमें चीज़ें चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, करेंसी चेंज होती हैं। तो उसके बाद होता है कि भाई ये है की चीज़, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि भाई इतना इस दुनिया में इसकी इतनी वर्थ है। अब हमने देखा है फॉरेक्स में आखिर किस चीज़ का लेन देन होता है, ठीक है, तो सीधा सा जवाब है कि इसमें करेंसियों का लेन देन होता है, ठीक है। आप स्टॉक में देखते हैं गूगल मालिक और मुस्तकिम है, जिस तरह हम किसी भी चीज़ का शेयर्स खरीदते हैं, गूगल के शेयर, फेसबुक के शेयर, तो इस तरह हम करेंसी में भी, जिस तरह यूएसडी है तो हम पूरा यूएसडी नहीं खरीद लेते होते, हम उसकी कुछ शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। आजकल देखा है आप पाकिस्तान में, आप दूसरे कंट्री में देख ले हैं, आपके डॉलर बहुत हाई होता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, डॉलर्स को कम रेट पे खरीदते हैं, ज़्यादा रेट पे जाके बेच देते हैं। तो इसके दौरान इसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इस डिफरेंस करेंसी का आपस में जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर हम प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना वो कर रहे होते हैं। तो ये उन्होंने चंद करेंसी भी बताई है, जिस तरह यूएसडी अमेरिका करेंसी है, ठीक है, इसको बेग या ग्रीन बेग भी कहते हैं। यूरो यूरोपियन इसकी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की, यूरो की। तो बोर्ड इसमें डिफरेंट करेंसियाँ दी गई है, हर मुल्क की करेंसी है, तो इनकी डिफरेंट कंट्रीज को शो कर, जैसे हमारा पाकिस्तान का पीके होता है सर, जापान का जेपीवाई, येन, और इनका जीबीपी का बरतानिया पाउंड है। ये करेंसीज की जो है ना वो ऑब्जर्वेशन दी गई है। ये आगे आपको मार्केट में जाएंगे तो इसकी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अच्छा, वो इन्होंने इसमें बताया कि हर करेंसी की 3 वर्ड पे मुश्तमिल होती है। हम करेंसी को शो कैसे करते हैं, ठीक है। जिस तरह जापानीज येन है, तो इसमें करेंसी को पढ़ने का तरीका बताया गया कि करेंसी को हम पढ़ते कैसे हैं। जापानीज येन है तो जेपी, जापानीज को पहले 2 वर्ड होते हैं अल्फाबेट के, ये उसकी कंट्री को शो करते हैं, थर्ड होता है उसकी करेंसी को शो करता है। जेपी जापानीज, और वाई से येन बन जाए, जापानीज येन। तो इस तरह जीबीपी जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबी से ग्रेट ब्रिटेन बरतानिया का बन जाता है, और पाउंड उसकी करेंसी है। तो इसी तरह कैनेडियन हो गया तो सीए से कनाडा बन जाता है, और डी से उसका डॉलर बना, कैनेडियन डॉलर बन जाता है। इस तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वगैरह ये है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हमजा भाई, तारिक भाई, ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को?
प्लीज जी आप जी भाई, मुझे क्लियर है, क्लियर। बीच में मुझे जवाब दे दिया करें ताकि मैं आगे चल सकूं फिर। जी जी जी, ओके ओके। अच्छा, तो हम क्योंकि ट्रेड कर रहे होते हैं करेंसियों के ऊपर, ठीक है। तो हमें इन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा इसके, ये करेंसियों की जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड कहीं भी हो हम दुनिया में अगर नॉर्मल देखें ना, तो ट्रेड हमेशा जो तिजारत तिजारत होती है वो पेयर में होती है, दो चीज़ों में। हम अल्टरनेट, हम एक चीज़ अगर खरीद रहे होते हैं तो उसके बदले में हमसे कोई चीज़ वैसे भी जा रही होती है। मिसाल के तौर पे हम किसी शॉप पे जाते हैं शॉप करने के लिए, हम मोबाइल वगैरह शॉप पे जाते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल तो हमारे पास आ रहा होता है लेकिन उस बदले में हमसे क्या जा रहा होता है, कैश जा रहा होता है, काफी रुपीस जा रहे होते हैं। तो ये पेयर्स में तिजारत होती है। क्या हुआ, हमने मोबाइल बाई किया और पैसे सेल कर दिए, जो दुकान वाला होगा उसने, उसके पास पैसे आए हैं और उससे मोबाइल चला गया, ठीक है। तो इसी तरह ये तिजारत हो जाती है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा करेंसीज के ऊपर भी, फॉरेक्स में भी। एक चीज हम अगर सेल या बाई कर रहे हैं तो दूसरी चीज अल्टरनेट उसके सेल या बाई हो रही होती है। तो इस तरह फॉरेक्स में करेंसियों में भी हमारी ट्रेडिंग पेयर्स में होती है, ठीक है। इस तरह यूएसडी जेबीवे अमेरिकन डॉलर की जापानीज येन के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अमेरिकन डॉलर के साथ, ठीक है, और यूरो की बिल्कुल भाई, डॉलर के इसको साथ। थोड़ा सा इस्लामिक लिहाज से बताइएगा। जी जी जी, कौन? मोहम्मद अहमद सर। जी जी, अहमद भाई बताएं। मैंने कहा इसको थोड़ा सा इस्लामिक लिहाज से बताइए, क्योंकि है तो ये करेंसी, है तो पैसा ही ना, तो ये हाँ कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड हाँ, कीजिएगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मुफ्तियान और ख़ासतौर पे डॉक्टर इसरारुल हक हैं, बहुत अच्छे इस्लाम स्कॉलर्स भी हैं, आपने सुना होगा काफ़ी सारा उनको। उनके भी फतवे हैं, उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर हम फॉरेक्स के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो शेयर्स का ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर करेंसीज की जो चेंजिंग हो रही होती है ना, मतलब हम कम रेट पे खरीदते हैं उनके शेयर्स। हम फिजिकली इसमें सिर्फ जो इशू आ रहा है ना, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्योंकि हम फिजिकली ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को हम देखते नहीं है, तो इस वजह से ये जायज़ नहीं है। लेकिन जब वो उलमा को ये चीज़ ब्रीफली बताई गई है कि इसके उम्र हम अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम उनके शेयर्स परचेज करते हैं। एक्चुअली हम उस चीज़ के पूरी के मालिक नहीं बनते। वो होती है अगर जो लोग कहते हैं ना कि भाई फिजिकली देखो, उसमें ये होता है कि आपने एक चीज खरीदनी है। मिसाल के तौर पे आपने एक बाइक खरीदी है, ठीक है। तो आपने जितने की बाइक खरीदी है उसकी पूरी उनको अमाउंट दी है, तो आप उसकी मलकियत शो होती है उसमें, आपने उसके मालिक बने, फिर आप बेचेंगे, तो वो एक तिजारत हो जाएगी। इसके अंदर क्योंकि हम उसके मालिक नहीं बनते, हम मिसाल के तौर पे एक बाइक के शेयर्स खरीदे हैं, तो हम उसके एक हिस्से के मालिक बने हैं, मतलब उसमें कुछ और लोगों के भी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, ठीक है। तो हम उसका एक्चुअली हम शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स के अंदर ये होता है कि वो जब कम रेट पे खरीदते हैं और ज़्यादा पे बेचते हैं, तो शेयर्स खरीदना एक जायज़ है, ठीक है, उसके अंदर वो मानत नहीं है इस्लाम के रूप में। तो इस काफ़ी सारे उलमा ने इसको जायज़ करार दिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट ने, हमने जहाँ तक इसको सीखा है, या काफ़ी सारे उलमा से हमने ये डिस्कस भी किए हैं प्रैक्टिकली, और जाके पूछा है तो वो उन्होंने इसको जायज़ करार दिया है कि हम क्योंकि इसे शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स के ऊपर ही हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक होता है कि सिर्फ वो पैसे के ऊपर पैसे कमाना होता है, जिस तरह बैंक में बंदा पैसे से जमा करा देता है, लेकिन वो बैंक उसके ऊपर उसको मंथली दे रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता बंदे को कि वो उसके ऊपर वो पैसे लगाया कहाँ गया है, उसके ऊपर जो लॉस हुआ है वो कटा है कि नहीं कटा, सिर्फ बंदे को प्रॉफिट मिले। लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें शो हो रही होती हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसमें प्रॉफिट भी है लॉस भी है इसका। तो वो कोई भी कारोबार जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो तो वो जायज़ होता है। क्लियर है इससे? जी जी। जी सर। आगे कोई सवाल, या आप चलें, आगे चलें? आगे चलें? जी मूव सर करें ये सर तो आगे। फिर सवाल यही था कि ये तो वैसे फिजिकल नहीं है ना, कोई इसके पीछे कोई एसेट तो नहीं हम खरीद रहे, वो नहीं, डिजिटल एसेट्स नहीं खरीद रहे डिजिटलाइज होते हैं, बिल्कुल हम चीज है। एसेट्स के, जो भी एसेट्स होते हैं ना, हम एसेट्स के शेयर्स खरीद रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। हम उनके शेयर्स होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। और जब वो मार्केट अप या डाउन होती है, उसके शेयर्स बढ़ते हैं कम होते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। जो जिस चीज़ के अगर हम खरीदेंगे ना, तो फिर हमें उसका मालिक बनना होगा, ठीक है। और जब हम उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे अपनी हो जाती है, वो फिर मेरे पास फिजिकली होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि शेयर्स शेयर्स खरीदते हैं, आप किसी करेंसी के शेयर्स खरीदते हो, तो आप उसकी करेंसी के मालिक नहीं, आप पूरे डॉलर आपके पास नहीं होते सारे, आप उसके चंद हिस्सों के मालिक होते हैं, ठीक है।
तो वो जब वो ट्रेड हो रही होती है उसके ऊपर, अब वो कम होती है या उसका रेट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। तो बाकी आप ये ओके। होता है असल में ना, जो बंदा जिसको फॉरेस्ट को जितना जानता होता है ना, अगर वो उतना ही आलिम को या किसी को मुफ्ती को आगे डिफाइन करेगा ना, तो वो उसका उतना अच्छा जवाब दे पाता है। अब एक बंदा है जिसको फॉरेस्ट का पता ही नहीं, वो जाके बताएगा कि यार इसमें लोग पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसे कमा रहे होते हैं, तो वो आलिम सीधा सीधा बोलेगा यार पैसे पे पैसे कमाना तो ये तो सूद है बड़ा, ये तो हराम है। अब उस जब बंदा उसको जाएगा कि नहीं भाई इसके अंदर ऐसे ही डिपॉजिट किया जाता है, मतलब इसके अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, हम उसके शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको उसकी टर्म्स समझाएगा ना, जब उसको टर्म्स समझ आएंगे तो वो बोलेगा हाँ भाई ये तो ठीक है जायज़ है। और हमारे साथ बहुत सारे मुफ्ती और आलिम रहे हैं, करते रहे हैं, अच्छी ट्रेडिंग भी करते रहे हैं, सीखे हुए भी हैं और कर भी रहे हैं काफ़ी सारे लोग। और इन टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात भी करवाऊंगा उन लोगों से। ठीक है। तो बाकी आप अपने किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो आप किसी बड़े आलिम से या मुफ्ती से आप पूछ सकते हैं, आप वहाँ से भी आप तसल्ली कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, चलें आगे। जी जी जी। जी आगे चलें। ओके, चलें आगे। जी। अच्छा, मैं आपको ना ये असल में पढ़ के और साथ में ना प्रैक्टिस समझा इस वजह से रहा हूँ कि मैं ये एक लफ्ज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ, क्योंकि किताब पढ़ लेने से इंसान को कुछ भी नहीं आता। अगर पढ़ लेना ठीक होता तो और की किताबें लेता घर में बैठ कर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेता, क्योंकि हमें स्कूल में जाना पड़ता है, किताबें भी हम ले देते हैं, फिर भी किताब पढ़ने के बावजूद हमें स्कूल तो जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उस्ताद समझाते हैं तो वो हमें चीज़ समझ आती है। तो मैं इस वजह से कि आपको सामने बुक है और साथ में मैं समझा रहा हूँ, तो ये आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना मैं वैसे भी बताता रहता तो आप लोगों को वो ऊपर से गुजर जानी थी चीज़ें। अभी आपको ये है कि ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे उसमें अंदर, या हम आएंगे इसके ऊपर, जब मेटाटर 4 के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे शो होंगी, तो अभी आपको मैंने बताया तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये यूरो होता है, ये जो है ना यूएसडी होता है, ये जापानीज होती है, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें फिर समझ आना शुरू हो जाएंगी, ग्राफ क्या होता है, जब आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। वेलकम आसिफ साहब, हमारे ये दुबई से बहुत ही सीनियर ट्रेडर हैं, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। आसिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। तो अच्छा किया आपने, मैं आपको मैसेज करने लगा था पर्सनल में, अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर ली। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा सेशन चल रहा है, आप साथ में रहें हमारे। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, मैं इधर हूँ। ठीक है, तो करेंसियों की ट्रेडिंग पे हमारी बात चल रही थी कि ये हमेशा पेयर्स में ही होती हैं जिस तरह, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो करेंसीज का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी करेंसीज कैसी होती हैं। तो करेंसियों की डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसी करेंसियाँ होती हैं जो मेजर करेंसियाँ कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें वो मेजर करेंसी कौन होती हैं, कौन सी होती हैं, जिन करेंसियों के अंदर यूएसडी, जिन पेयर के साथ यूएसडी लगा होता है, वो मेजर करेंसियाँ होती हैं। ठीक है, जिस तरह यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस अमेरिकन डॉलर, ठीक है, एयूडी यूएसडी, जिन पेयर्स के साथ यूएसडी होगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना ये यूज़ होती है, डॉलर का इस्तेमाल होता है, डॉलर क्योंकि बादशाह है दुनिया का, तो इस वजह से इसके साथ जितनी भी करेंसीज होती हैं वो मेजर करेंसीज कहलाती हैं। ठीक है, और हम जब इनके ऊपर मेजर करेंसीज पे ऊपर करते हैं ट्रेडिंग, तो उनका एक अपना ही होता है। आसम साहब, जी आसम साहब वेलकम, थैंक यू। तो ये मेजर करेंसीज हो गई, उसके बाद होते सेकंड जो करेंसीज होती हैं वो क्रॉस करेंसीज। क्रॉस करेंसीज क्या होती हैं, जिनके अंदर यूएसडी नहीं होता, ठीक है, अदर करेंसीज होती हैं, कनेडियन जापानीज, न्यूजीलैंड जापानीज हो गई, ऑस्ट्रेलियन जापानीज हो गई, ठीक है, ये करेंसीज जो होती हैं ये क्रॉस पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्रॉस पेयर्स में अमेरिकन डॉलर नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली हम कर तो अपने उसके साथ ही रहे होते हैं, यूएसडी के साथ ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जिस करेंसी में की होती है। तो थर्ड जो होती है वो जोटिक कहलाती है। ठीक है, जोटिक इनमें ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियाँ जो होती है वो शामिल होती हैं, जिस तरह यूएसडी एचकेडी हो गया, ठीक है, यूएसडी सीके, ठीक है, तो ये करेंसियाँ नोक हो गई, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग डॉलर हो गया, सिंगापुर डॉलर हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी करेंसियाँ होती हैं, ये इनके ऊपर जो है ना, हम तकरीबन छोटे जो ट्रेडर होते हैं वो तो बहुत ही कम इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि नहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनका जो सेपरेट लेवल होता है वो एक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए अकाउंट भी बहुत बड़ा होना ज़रूरी होता है। ठीक है,
अब आते हैं फॉरेक्स मार्केट साइज और लिक्विडिटी क्या है। फॉरेक्स जो मार्केट है उसका साइज कितना है, कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितना उसके अंदर मोमेंटम होता है, कितनी उसके अंदर लोग लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारे मुंबई, कराची, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह स्टॉक एक्सचेंज लेन देन करते हैं, तो ये होता है कि वो जब स्टॉक एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसके अंदर फिजिकली हो रही होती है ट्रेडिंग वगैरह, क्योंकि जबकि हम फॉरेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक बैंकिंग के जरिए 24 घंटे ट्रेडिंग जो है ना हम कर सकते होते हैं। 5 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होती है मार्केट और जुम्मे वाले दिन रात को 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो 5 दिन हमारे पास वर्किंग डे होते हैं। वीकेंड हमारा फ्री होता है, हम एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी 5 दिन हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते हैं कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर वो सिर्फ वर्किंग टाइम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर चलती है, ठीक है, 5 दिन हफ्ते के अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि भाई वर्ल्ड के अंदर कौन सी करेंसी ज़्यादा यूज़ होती है। इस तरह यूएसडी है, इसका 84% यूज़ होता है करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में। यूरो का सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जापानीज, इस तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये चीज़ें जो यूज़ है उनका वर्ल्ड के अंदर, मार्केट के अंदर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डॉलर की अहमियत उन्होंने बताई। जैसे अमेरिका की माशियत दुनिया की सबसे बड़ी माशियत, मालिक अपने रिजर्व्स डॉलर्स में रखते हैं। अमेरिका का सियासी निज़ाम सबसे ज़्यादा मुस्तकम, सबसे बड़ी फौज ताकत है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डॉलर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों डॉलर का यूज़ बहुत ज़्यादा है? डॉलर क्योंकि बादशाह है, तो बादशाह वो बता रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि डॉलर दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी माशियत अमेरिका की बड़ी है, उसकी फौज भी सबसे बड़ी है। तो तमाम डॉलर जो लोग हैं ताजर, वो इस डॉलर में ही तिजारत कर रहे होते हैं, इसलिए वर्थ बहुत ज़्यादा है डॉलर की, तो डॉलर को बादशाह ही माना जाता है। अच्छा, फॉरेक्स के क्योंकि हमें स्टार्ट से अलिफ से शुरू किया फॉरेक्स, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं सामने दिखा भी रहा हूँ और इसको डिटेल से समझा भी रहा हूँ, ताकि माइंड क्लियर हो जाए हर किसी को, क्योंकि सारे इसमें बिगनर्स और बेसिक वाले हैं, कोई अपना एडवांस वाला नहीं है। सिवाय अपना महमूद आसिम साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और नूर फत इसमें है, मरियम है, वो थोड़ा सा जानती हैं उनको अच्छे तरीके से। फॉरेक्स के फायदे क्या हैं? फॉरेक्स में चंद खसूसियात हैं जो दूसरे ऑन बिजनेस से मुमताज करती हैं। जिस तरह इसमें नो कमीशन, ठीक है। फॉरेक्स में कोई क्लियरिंग फीस नहीं होती, एक्सचेंज फीस नहीं होती, ठीक है, गवर्नमेंट फीस या ब्रोकर फीस नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हम जब फॉरेक्स में अकाउंट बनाते हैं तो हमें किसी को कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। जिस तरह कि भाई हमें किसी बैंक को फीस पैदा करनी होगी, या हमें कोई मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो वाईफाई वेरीफाई कराने होंगे अपनी हुकूमत से, या अपनी हुकूमत को टैक्स देना होगा, तो फिर हम करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फॉरेक्स नो मिडल मैन, फॉरेक्स का आप डायरेक्ट आपका ब्रोकर के साथ रब्ता होता है। आप डायरेक्ट साइन अप करते हैं, डायरेक्ट अपना अकाउंट बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग साइज फॉरेक्स में अपनी मर्जी के मुताबिक सरमायाकारी बंदा कर सकता हो, तो इसमें कोई ये रूल्स नहीं है कि भाई आप $10,000 का अकाउंट बनाएंगे या $5,000 का, या इतना बड़ा अकाउंट बनाएंगे या छोटा नहीं बना सकते। इसमें अंदर कोई ऐसी ममानत नहीं होती। आप अपनी छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 24 आवर ट्रेडिंग में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इसके हम जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसके 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर मैं स्टार्ट में बता चुका आपको, इसके सेशंस होते हैं, ये देखिए आप। न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है मार्केट। तो एक सेशन जब क्लोज होता है तो दूसरा सेशन ओपन होता है, फिर दूसरा जब क्लोज होता है तीसरा। तो 24 घंटे के अंदर 3 सेशन ये टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास टोक्यो सेशन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि सुबह हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के 8 बजे के मुताबिक हमारे पाकिस्तानी तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम होता है। 5 बजे आई थिंक ओपन हो जाता है पाकिस्तानी टाइम में। ऐसे भाई ऐसा ही होता है हमारे मुताबिक, टाइम 5 बज रहे होते हैं तकरीबन। तो 5 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, मार्केट ओपन हो जाती है और वो चलती है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह है। 3
4 बल्कि 5 सेशन है, और उसमें जो है वो जापानीज सेशन भी होता है जिसको और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और और सबसे यूके पहले सेशन है। क्योंकि जापानीज टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है हमारा, जी जी, टोक्यो ठीक, सेशन। तो वो इसमें आगे दी गई है उसकी टाइमिंग भी, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, ठीक है। तीनों सेशन ओपन क्लोजिंग टाइम नीचे चार्ट से ये मैं आपको दिखा, हाँ ये टाइम बल्कि आप ही के मार्केट से। फिर टोक्यो जो होता है ओपन होता है 11 PM को, हम टोक्यो क्लोज होता है 8 को। वहाँ उनका टाइमिंग और हमारी पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से ये उन्होंने एडजस्ट किया इसको। तो ये मार्केट जोन जो है ना वो चलता है, नवंबर से इनकी टाइमिंग चलती है इससे, सॉरी और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ट्रेडिंग के ट्रेडिंग की। पॉइंट से देखा जाए, हाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 आवर ट्रेड नहीं करनी है, इनके हिसाब से ट्रेड करनी है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर 24 टाइमिंग देखनी होती है हमने कि जो सेशन ओपन है हम उस कंट्रीज उस एरिया को टारगेट करेंगे। उस कंट्री सेशन मिसाल के तौर पे जापानीज का है तो अपना टोक्यो सेशन ओपन है, ठीक है, तो हम जापान की जो करेंसी है उसको ज़्यादा टारगेट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह जब लंदन की हो जाती है तो हम जो लंदन के जो करेंसीज हैं, ठीक है, इनके साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। फिर शाम को जब न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है तो हम न्यूयॉर्क की जो करेंसीज होती हैं उनको टारगेट करते होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो सेशन खुला, जाहिर सी बात है हम मिसाल के तौर पे अब कराची ओपन है और हम चले जाएं हैदराबाद में शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा वहाँ पे। जो अब जब इसी तरह जो कंट्री जो सेशन ओपन हो, जो कंट्री उसको लग रही हो, जहाँ की दुकानें ओपन होगी, मैं वहीं जाना चाहिए, हमें उसी की ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि हम जो मार्केट बंद होती है हम उसके शेयर्स खरीद रहे हो। जो बंद होगी उसकी तो मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, उसकी हमें मार्केट का ट्रेंड का भी पता नहीं होगा, तो हम उस पर जो बंदा फिर लॉस ही करेगा अल्टीमेट। इसी तरह हमें इनकी टाइमिंग और ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बुक शेयर कर दूंगा, उर्दू में दी गई है, तो ताकि आप, क्योंकि अब मैंने समझा दिया है तो अब जब इसको बुक को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको फिर सेशन आपको बता दिए। एक और चीज़ समझाना चाह रहा था, हाँ, ट्रेडिंग साइज ये कोई इंफरादी तौर पर फॉरेक्स को कंट्रोल नहीं। हाँ, कुछ लोगों को सवाल होता है कि ये इतनी बड़ी जो फॉरेक्स है इसको चला कौन रहा होता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है। तो इसको कोई भी सिंगल पर्सन कोई ऐसा नहीं है, ये सारी दुनिया के लोग जो है ये मिलकर इसको चला रहे होते हैं। जितने ताजर हैं दुनिया में तिजारत कर रहे हैं, ये सब मार्केट्स मिलकर इसको चला रहे थे, कोई सिंगल बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता होता, ठीक है। और ना ही कोई सिंगल बैंक इसके ऊपर जो है ना जो कर सकता है, इसके साथ कोई मुदाखलत कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो एक ब्रोकर की तरफ से हमें लिवरेज दी जाती है, एक हमें फैसिलिटी दी जाती है। और लिवरेज होती क्या है? लिवरेज ये होती है कि इसमें एक अच्छी सी मिसाल भी दी है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो जिसे 5 आदमी भी ना हिला सकें, वही पत्थर एक आदमी लीवर की वजह से बआसानी हरकत दे सकता है। तो इसमें यह होता है कि हम मिसाल के तौर पर 50 या $100 यूज करते हैं, तो हमें वो उसकी लिवरेज दे देते हैं, उसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना तक मैक्सिमम होता है। तो डिफरेंट ब्रोकर की अपनी मुख्तलिफ किस्म की लिवरेज का हिसाब होता है वो जो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो हम ये होता है कि अगर $50 करते हैं तो उससे $2500 तक की हम ट्रेड कर सकते होते हैं। और $500 डिपॉजिट किया है तो हम जो ट्रेड कर रहे थे वो $25,000 तक की ट्रेड कर सकते होते हैं। ये कंपनी की तरफ से लेवरेज होता है। ये लेवरेज हमारे लिए उसने नीचे फिर उसका अल्टरनेट भी बता दिया कि दो धारी तलवार की मानद होती है, ठीक है। अगर हम इसमें मनी मैनेजमेंट से नहीं चलाते, अपने अकाउंट को मैनेज नहीं करते, ऐसे ही अंधाधुंध हम लाटें लगाते हैं या गलत ट्रेडिंग करते हैं, या हमें ये पता ही नहीं है कि अब सेशन कौन सा ओपन है और हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और किस ट्रेड का हमें ट्रेंड का भी नहीं पता, हमें एनालिसिस का भी नहीं किया, और मुंह उठाया मतलब खोला लैपटॉप और शुरू हो गए, तो यही जो लिवरेज होती है हमें फिर डुबा भी देती है, हमारा अकाउंट वाश हो जाता है फिर। इसमें ट्रेड हमें कब करनी चाहिए, इसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है, टाइम भी बता दिया है कि हमें ट्रेड मतलब कब कैसे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे कर लेती है, लेकिन 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे ही ट्रेड करें, ठीक है। तो हर दिन ट्रेड का नहीं होता, और हर दिन जो है ना वो प्रॉफिट का भी नहीं होता, ठीक है। हमें ट्रेड इनमें से ढूंढनी पड़ती हैं, डेली हमें एनालिसिस करने होते हैं, जो हो जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिलती है वहाँ से मार्केट के अंदर इन होते हैं और अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं।
तो कुछ लोग होते हैं कि भाई बस फॉरेक्स में ये है कि बस आज पैसे जो लगा दिए तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम बहुत बड़े जो है ना बन जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे, पैसे कमा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 100% रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके अंदर एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोच कर समझ कर फिर जाके बंदा ट्रेड पकड़ता है और ट्रेड के अंदर एंटर होता है। ठीक है, हमें पढ़ा 3 सेशन होते हैं, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये उनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी आपको मैंने बता दी है, क्योंकि हम इनको सबको अगर बिल्कुल बारीकी में जाएंगे तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप जब इसको बुक को मैं शेयर कर दूंगा सबको ग्रुप में, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके अंदर एक टर्म यूज होती है पिप। ठीक है, पिप होती क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इस पे भी जाता हूँ, ये रियल पे लेके आता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रहा है, इसको मेटाट्रेडर 4 बोलते हैं, जिसके ऊपर ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपना ट्रेड करते हैं, अकाउंट लगाते हैं, अकाउंट बनाते हैं और अपना डेली की ट्रेडिंग करते हैं। इसके सबको ये नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास ये मार्केट वॉच है और इसमें तमाम किस्म की ये सारी कमोडिटीज दी गई हैं जिसके ऊपर हम पेयर्स जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो सारी ये मार्केट यहाँ दी गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर 2 आपको रेट नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देख लेना। ये यूरो AUD है, एक्स ए गोल्ड को देख लेते हैं। ये आपको XAU USD, ये गोल्ड है। आपको ये देख लो, माउस पे आप जाएं तो गोल्ड वर्सेस डॉलर है। ठीक है, XAU एक गोल्ड का साइन है, जिस तरह आपको बताया था जापानीज JPY। इसी तरह गोल्ड का जो XAU होता है, कहीं पे गोल्ड भी दिया होता है, कहीं पे XAU, मोस्टली XAU होता है इसका साइन। तो ये इसी का ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप करना चाहें तो यहाँ से जाएंगे चार्ट विंडो पे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ शो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो साइड पे एक पट्टी चल रही है, ये आप यहाँ पे मेरा माउस है, ये इसका रेट्स चल रहा होता है, प्राइस चल रही होती है। ठीक है, 1816 अब यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई है 1816.45 ट्राई ऑन्स। ठीक है, अच्छा गोल्ड की जो होती है ट्राई ऑन्स इकाई, जिसको हम जिस तरह अपने रुपीस, पाकिस्तानी का रुपीस होता है, रुपये के पैसे, इस तरह गोल्ड की जो होती हैं वो ट्राई ऑन्स के अंदर इसको नापा जाता है। ठीक है, और 1 ट्राई ऑन्स आई थिंक कोई 2.5 तोले के बराबर बन जाता है। ऐसे भी ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, 2.5 तोले या 3.25 तोले मेरे ख्याल से बन जाता है फिजिकली। जी जी, ये इसकी प्राइस इसी तरह आ रही होती है, तोला उसके ऑन्स में आ रही होती है। हाँ, उसमें आ जाती है। तो हम इसकी ट्राई-ऑन्स में पढ़ते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके ट्राई-ऑन्सेस में पढ़ते हैं। और जो अपनी करेंसीज हैं, करेंसीज को हम जिस तरह डॉलर में पढ़ते हैं कि इतने डॉलर इसकी प्राइस है। जो हमारे पाकिस्तानी होते तो हम रुपीस में करते हैं, इस तरह हर चीज़ की अपनी एक इकाई है। तो या पिप क्या होती है? पिप ये होती है कि मिसाल के तौर पे अभी ये 1816.45 है, अगर ये 0.45 से 0.56 पे जाएगा, ठीक है, 1816.45 से 56 पर जाएगी, तो इसके जो मूवमेंट होगी वो एक पिप की होगी, एक पॉइंट की हुई है। जो एक ये पॉइंट जो होता है इसको हम पिप बोलते हैं फॉरेक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है हम वो पिप्स में काउंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तो 1816 से 1819 तक चला गया, 16 से 17 पर जाएगा तो 100 पिप हो जाएगी। ठीक है, 18 पे जाएगा तो फिर 200 पिप्स हो जाएगी। इस तरह हम इस पिप्स के काउंटिंग के साथ अपना जो प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आगे उसके फार्मूला भी दिया गया है, वो आपको फिर आसानी से समझ। इसमें उसने बताया जिस तरह कि मसलन यूरो USD है, अपना उसने बता दिया ये इशारिया के दाएं जाना है। ठीक है, 1.3324, जब प्राइस एक पॉइंट आगे बढ़ती है 1.3325, ठीक है, 24 से 25 होगी तो हम कहते हैं कि एक पिप का इजाफा हुआ है। ठीक है, ट्रेडर अमूमन नफा नुकसान का हिसाब पेश घंटे बढ़ने से लगाते हैं, मतलब इस पिप के बढ़ने या कम होने से हम नफा नुकसान का हिसाब लगाते हैं। हर ट्रेडर के पिप की वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, ये एक सबसे समझने वाली बात है कि मुख्तलिफ ट्रेडर्स होते हैं, उनकी पिप की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग। किसी का ये होता है कि हम एक पिप जब हमारा प्रॉफिट में जाता है तो हमें 1 सेंट मिलता है, और किसी का एक पिप $1 का होता है, मतलब एक पिप मतलब जिस तरह ये 3324 है पॉइंट पॉइंट में जो 3325 पे जाता है तो हमें $1 मिलेगा। ठीक है, अगर उनका एक पिप का 1 सेंट का होगा तो हमें 1 सेंट मिलेगा। ठीक है, और 100 जब ये 25 से
100 ऊपर चला जाएगा पिप तो हमें $1 बनेगा। फिर अगर 1 सेंट है तो, अगर $1 है तो हमें $100 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ब्रोकर्स का अपना एक सिस्टम होता है जो क्लाइंट को दे रहे होते हैं फैसिलिटी का। यहाँ तक क्लियर है तकरीबन लोगों को?